मेरी वाइफ हॉस्पिटल के बेड पर लेटकर फेक डेथ का नाटक कर रही थी। मैं सीधा उस पर झपटा और उसे 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए। फिर ऑर्गन डोनेशन डिपार्टमेंट को भी बुला लिया। सोचा कि एकदम दिल निकालकर प्यार दिखाता हूँ। पिछले जन्म में मैं सिर्फ दुख में डूब गया। मैंने वाइफ की बेस्ट फ्रेंड द्वारा दिया गया पानी पी लिया और फिर 3 दिन 2 रात तक बेहोश रहा। जब मैं फिर से जागा तब तक वाइफ की बॉडी जलाकर राख बनाई जा चुकी थी। मैं अभी दुख भी नहीं मना पाया था कि डेड कलेक्टर्स घर पर आ गए। तब मुझे पता लगा कि मरने से पहले वाइफ जो 23 करोड़ों का कर्ज छोड़ गई थी। उन्होंने सिर्फ मेरी दोनों किडनी नहीं निकाली बल्कि मुझसे रोज 24 घंटे काम करवाया ताकि मैं उनका कर्ज चुका सकूं। सिर्फ 10 साल में मैं 80 साल के बूढ़े जैसा लगने लगा और तभी 10 साल पहले मर चुकी वाइफ अपने लवर को गले लगाकर लग्जरी कार में मेरे सामने से गुजरी। उसने हंसते हुए 100 UN मेरी तरफ फेंक कर कहा कि यह मेरी मेहनत का इनाम है। मुझसे सांस तक नहीं ली गई और मैं वहीं मर गया। फिर जब मैंने आंखें खोली मैं उस दिन वापस लौट आया जब वाइफ को हार्ट अटैक आया। सामने सफेद कपड़े से ढकी वाइफ को देखकर मैं मन ही मन हंसा। अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। वाइफ की बेस्ट फ्रेंड वांग मन लगातार मुझे पानी पीने के लिए कह रही थी। मैं होश में आकर उसे देखने लगा। पिछले जन्म में मैं यही पानी पीकर बेहोश हुआ। मुझे लगभग 100% यकीन था कि इस पानी में कुछ मिलाया गया है ताकि मैं ल्यू रुयान की फेक क्रिमेशन मिस कर दूं। मैंने ग्लास नीचे रख दिया और वंग मनियन की रोकने की परवाह किए बिना ल्यू रुयन के बेड गया। मैंने चादर हटाई। ल्यू रुयन का चेहरा लाल था और उसकी सांसें भी नॉर्मल लग रही थी। पिछले जन्म में मैं इतना दुखी और बेवकूफ था कि मुझे यह सब दिखाई ही नहीं दी। मैंने हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। ल्यू रुयन जरा भी नहीं हिली। लगता था कि वो पकड़े जाने के डर से पूरी एक्टिंग कर रही थी। वमनियन चिल्लाई। उसे लगा कि मैंने ल्यू रुयन की फेक डेथ पकड़ ली। जीजा जी आप गुस्से में ऐसा नहीं कर सकते। मैं ल्यू रुयन को बेरहमी से पीड़ा रहा। वंग मनियन की हालत देखकर लग रहा था कि वह अभी फट पड़ेगी। मैं रोते हुए बोला मैंने तुमसे कहा था ना रात भर मत जागा करो, हेल्थ का ध्यान रखो। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं क्या करूंगा? वंग मनन हकी बकी रह गई। मैं उससे बहस करने के मूड में नहीं था इसलिए सीधा फोन निकालकर कॉल लगाया। हेलो, यहाँ ऑर्गन डोनेशन करना है। अभी अभी डेथ हुई है, जल्दी आइए। वंग मनियन रोकना चाहती लेकिन अपनी पहचान की वजह से कुछ नहीं बोली और जल्दी से किसी को मैसेज भेज दिया। कुछ ही मिनट में ऑर्गन डोनेशन वाले लोग पहुंच गए। मैंने दुखी चेहरा बनाकर कहा मेरी वाइफ बहुत दयालु इंसान थी, उसकी अचानक मौत हो गई। मैं चाहता हूँ कि उसका जीवन किसी और के काम आए। साफ भावुक होकर बोला सर आप बहुत महान है, बताइए कौन सा ऑर्गन डोनेट करना है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा मेरी वाइफ हार्ट अटैक से मरी है। मुझे नहीं पता कौन सा ऑर्गन अभी काम का है। आप बॉडी खोलकर देख लो, जो काम का लगे निकाल लो। अगर कुछ भी इस्तेमाल लायक ना हो तो बॉडी मेडिकल स्कूल को दे देना। वंग मनियन तुरंत चिल्लाई नहीं जीजा जी, रुयन दीदी कभी ऑर्गन डोनेशन नहीं चाहती थी। उन्होंने खुद मुझे बताया था हमें उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मैंने शांत होकर कहा मनियन मैं रू का हस्बैंड हूँ, यह फैसला लेने का हक जी मुझे है। तुम सिर्फ उसकी फ्रेंड हो और तुम खुद डॉक्टर हो। क्या लोगों की जान बचाना नहीं चाहती? ऑर्गन डोनेशन वाले लोग भी बोले हाँ डॉक्टर वांग कृपया रास्ता दीजिए। वंग मनियन बेचैन होकर इधर उधर भागने लगी। तभी ल्यू रुयन की माँ डू शोमिन भागी हुई पहुंची। उसके बालों में सैलून के कर्लर अभी भी लगे हुए। उसने ल्यू रुयन को सही सलामत देखा तो राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। निकम्मे आदमी, मेरी बेटी तुमसे शादी करके बर्बाद हो गई। वो मर गई और तुम उसकी बॉडी काटना चाहते हो। आखिर में ऑर्गन डोनेशन वाले लोग मजबूर होकर चले गए। वंग मनियन ने राहत की सांस ली और फिर ल्यू रुयन को सफेद कपड़े से ढक दिया। लू शमिन सोफे पर बैठकर मुझे लगातार गालियां देती रही। मैंने सिर झुकाकर कहा माँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो चिल्लाई अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं खुद अपनी बेटी को क्रिमेशन के लिए ले जाऊंगी। मैं तुरंत चुप हो गया और वंग मनियन द्वारा दिया गया वही पानी डू शमिन को दे दिया। वो लगातार चिल्लाने और टेंशन की वजह से बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए उसने पूरा पानी एक सांस में भी लिया। वंग मनियन रोक भी नहीं पाई। सिर्फ 2 मिनट बाद ही डश शाओमिन गहरी नींद में गिर गई। वंग मनियन घबरा कर बोली जीजा जी आप फिर से ऑर्गन डोनेशन तो नहीं करवाना चाहते ना? मैंने सिर हिलाया और डू शमिन को सोफे पर सीधा लेटाकर कहा नहीं माँ ने मना कर दिया है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। वमनियन ने राहत की सांस ली और बोली फिर आप आंटी को इमरजेंसी में ले जाइए, मैं रुयन दीदी की क्रिमेशन संभाल लेती हूँ। मैं हल्का सा हंसा और बोला तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पेशेंट को देखना चाहिए और मैं हस्बैंड हूँ, क्रिमेशन मैं कराऊंगा। इतना कहकर मैंने सीधे क्रिमेटोरियम में फोन कर दिया। वांगमयन की हालत गर्म तवे पर चींटी जैसी हो गई। वो लगातार डू शमिन को जगाने की कोशिश करती रही लेकिन वो बिल्कुल नहीं उठी। आखिर क्रिमेटोरियम वाले आए और ल्यू रुयान को स्ट्रेचर पर ले गए। तभी वांग मन आंखें टूट गईं और मेरा हाथ पकड़कर बोली जीजा जी मुझे लगा अभी रुयान दीदी हिली थी, शायद उन्हें बचाया जा सका है। मैंने डेथ सर्टिफिकेट उसके चेहरे पर फेंकते हुए कहा अगर वो सच में जिंदा निकली तो हॉस्पिटल पर मर्डर का केस बनेगा और तुम भी बच नहीं पाओगी। वांग मन चुप हो गई। मैं हंसे हुए क्रिमेटोरियम की गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में मैंने स्ट्रेचर पर पड़ी ल्यू रुयन को देखा और पाया कि उसकी उंगलियां हल्की हिल रही थीं। शायद एनेस्थीसिया का असर खत्म हो रहा था और उसे एहसास हो चुका था कि सच में उसका क्रिमेशन होने वाला है। मैंने ड्राइवर से कहा भैया जल्दी चलाओ, मेरी सास मेरी वाइफ की बॉडी छीनना चाहती है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पूरी बॉडी के साथ जाए। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। रास्ते में मुझे पिछले जन्म की याद आने लगी। 10 साल बाद जब मैंने ल्यू रुयन को सड़क पर देखा था, वो पहले जैसी जवान और खूबसूरत दिख रही थी। मैं उसे पहचानने के लिए उसके सामने भागा था। उसने काफी देर बाद मुझे पहचान कर हंसे हुए कहा था सिर्फ 10 साल में तुम मेरे दादा से भी बूढ़े लगने लगे। मैंने काफी आवाज में पूछा था तुम मरी नहीं थी? वो हंसकर बोली मैंने तुमसे छुटकारा पाने के लिए फेक डेथ की थी। तब मुझे सब समझ आ गया था। अगर वो डिवोर्स लेती तो उसे अपनी आधी प्रॉपर्टी मुझे देनी पड़ी और चीटिंग का बदला
बदनाम टैग भी लगा, लेकिन फेक डेथ करके उसने सारा कर्ज मेरे सिर डाल दिया और खुद नई पहचान के साथ अपने लवर जी बोदा के साथ रहने लगी। फिर वो हंसे हुए बोली थी, असल में हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकती थी, तुम्हारे रोने की आवाज आज तक नहीं भूली, तुम आदमी होकर हंस जैसी आवाज में रो रहे थे, बहुत मजेदार था। उसकी हंसी सुनते सुनते मैं सीने को पकड़कर गिर पड़ा था। जी बोदा बोला, जान ये आदमी कहीं स्कैम तो नहीं कर रहा, चलो यहाँ से, और दोनों मुझे मर्दा छोड़कर चले गए थे। अब वर्तमान में मैं ल्यू रुयन के सीने पर झुकर उसकी हार्ट बीट सुनते हुए बोला, मुझे पता है तुम जिंदा हो, तुमने चीटिंग की, फेक डेथ की और मुझे कर्ज में डुबो दिया, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तुम मरना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें जल्दी क्रिमेशन तक पहुंचा दूंगा। मुझे नहीं पता तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हो रहा हो, ताकि तुम जिंदा जलने का एहसास खुद कर सको। ल्यू रुयान की उंगलियां कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अभी मत रोने, इसमें जाने के बाद और समय मिलेगा। मेरा फोन लगातार बज रहा था, कभी वांग मानियन का कॉल आता तो कभी दूर शामन का, लेकिन मैंने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। आखिर इस वक्त मैं सिर्फ अपनी वाइफ को खो चुका एक दुखी हस्बैंड था, और ऐसे इंसान का किसी का फोन ना उठाना बिल्कुल नॉर्मल लगा है। ड्राइवर की तेज रफ्तार की वजह से आधे घंटे का रास्ता सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि क्रिमेशन ग्राउंड में आज बहुत भीड़ है और ल्यू रुयान की बारी आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। मैं तुरंत वहां के इंचार्ज के पास गया और रोने का नाटक करते हुए बोला, मेरी वाइफ की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई और यह खबर सुनकर मेरी सास भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। मुझे जल्दी वापस जाना है, प्लीज मेरी वाइफ का क्रिमेशन पहले करवा दीजिए। मैं अपनी सास को भी खोना नहीं चाहता। वह आदमी शायद पहली बार किसी को क्रिमेशन के लिए लाइन तोड़ते देख रहा था। उसने कहा, मैं आपकी सिचुएशन समझ सका हूँ, लेकिन बाकी लोग भी काफी देर से वेट कर रहे हैं, इसलिए सीधे आपको आगे भेजना मुश्किल है। इतना कहकर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे वह रिश्वत मांग रहा हो। मुझे समझ आ गया था कि यह लोग पैसे मांग रहे हैं। मैंने तुरंत फोन निकाला और उस आदमी को सीधे 2000 ट्रांसफर कर दी। भाई प्लीज हेल्प कर दो, मैं एक ऑर्फन हूँ। मेरी वाइफ और मेरी मदर इन लॉ ने हमेशा मुझे अपनों से भी ज्यादा प्यार दिया है, मैं उन्हें दोबारा नहीं खो सका। मेरी बात सुनकर वो आदमी इमोशनल हो गया और उसने मदद कर दी। जिस तरह ल्यू रुयान को लाइन तोड़कर सीधे अंदर भेज दिया गया और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उसे क्रिमेशन फर्नेस की तरफ ले जाया गया। स्टाफ जैसे ही बटन दबाने वाला था, मैंने उसका हाथ रोक दिया। मैं नहीं चाहता था कि किसी और के हाथों उसका एंड हो, बदला मुझे खुद लेना था। मेरे जोर देने पर स्टाफ मान गया और बटन दबाने की परमिशन मुझे दे दी, लेकिन उसी वक्त गेट के बाहर से डमिंग और वंग मनियन की घबराई हुई आवाज गूंज उठी, रुको, बॉडी को मत जलाना, प्लीज रुक जाओ, मेरी बेटी को बाहर निकालो, जीजा जी वेट करो, आंटी को रुयन दीदी से कुछ कहना है। लेकिन वंग मन चिल्लाई, दूर हट, मैं अपनी बेटी को खुद जलाऊंगी। इतना सब होने के बाद भी दोनों फेक डेथ का ड्रामा कंटिन्यू करना चाहते थे। मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, माँ रुयन जा चुकी है, अब उसे शांति से जाने दीजिए, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमारी बहस देखकर आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। क्रिमेटोरियम के वर्कर्स भी कंफ्यूज्ड होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक वर्कर इरिटेट होकर बोला, यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है क्या? ये क्रिमेटोरियम है, मजाक की जगह नहीं। इतना कहकर उसने बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन वांगमैन और दूस शमिन पागलों की तरह उस पर झपट पड़े। दोनों इतनी जोर से बटन की तरफ कूदे कि वर्कर डर कर साइड हट गया और अगले ही सेकंड दोनों सीधे बटन पर गिर पड़े। बूम फर्नेस के अंदर भड़कती हुई आग ने पल भर में ल्यू रुयान को अपनी लपटों में निगल लिया। 2 तेज चीखें गूंजी और सब लोग शौक में वांगमैन और दूस शमिन को देखने लगे, लेकिन मेरी नजर सिर्फ फर्नेस के अंदर थी। लगता था एनेस्थीसिया का असर अपूरी तरह खत्म हो चुका था। मुझे हल्का सा दिख रहा था कि ल्यू रुयन मुंह खोलकर मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है, लेकिन बाहर का हंगामा इतना ज्यादा था कि किसी ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। 1 मिनट बाद जब सबने दोबारा फर्नेस की तरफ देखा तो क्रिमेटोरियम के स्टाफ धीरे धीरे हैरानी से बात करने लगे। मैंने पहली बार देखा है कि किसी का हाथ इतना ऊपर तक उठ रहा हो, बिल्कुल जिंदा इंसान जैसा लग रहा है। अच्छा हुआ दिन का टाइम है, वरना आधी रात में तो मुझे लगा कोई डेड बॉडी वापस जिंदा हो गई। मैंने आंखों से नकली आंसू पोंछे और मुश्किल से अपनी मुस्कान छुपाई, फिर दुखी चेहरा बनाकर बोला, मेरी वाइफ अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, शायद आंटी की आवाज सुनकर वो आखिरी बार उन्हें देखना चाहती होगी। उसके बाद मैंने फर्नेस की तरफ देखकर आंसू पोंछने का नाटक किया और धीरे से बोला, रुयान तुम आराम से जाओ, मैं माँ का ख्याल रखूंगा और बहुत जल्द तुम दोनों को दोबारा मिला दूंगा। वांग मैन्यून जमीन पर गिरी हुई दुशियाओं की बिल्कुल परवाह नहीं करती और लड़खड़ाते हुए मेरे पास दौड़ी। जैसे ही उसने भड़ी के अंदर का नजारा देखा, वह वहीं आधी पागल सी हो गई। वह पागलों की तरह क्रिमेशन बटन दबाने लगी और चिल्लाई, रुको रुको। कर्मचारियों ने पहली बार किसी फैमिली मेंबर को इतना हिस्टेरिकल देखा था, इसलिए तुरंत उसे पीछे खींच लिया। मैडम हम समझते हैं कि आप दुखी हैं, लेकिन डेड इंसान वापस नहीं आते। आप लोग ऐसा करेंगे तो मरने वाले की सोल भी चैन से नहीं जाएगी। वांग मैन्यून का चेहरा इतना सफेद पड़ चुका था जैसे उसमें खून ही ना बचा हो। वो धम्म से जमीन पर बैठ गई और सिर्फ मुझे रोकने की कोशिश करती रही। तभी दुशियाओमिन हाथ पैर के बल रेंगती हुई मेरे पैरों तक आई, मेरी पैट पकड़कर जोर जोर से चीखने लगी, तू कमीना है, तूने मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी की जान वापस कर। मैंने गहरी सांस ली और तुरंत डेथ सर्टिफिकेट निकाल कर कहा, माँ मुझे पता है आप दुख में
में है, लेकिन रुयान की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसे अचानक हार्ट अटैक आया था। अगर भरोसा नहीं है तो मेन से पूछ लीजिए। उसी ने खुद रुयान को बचाने की कोशिश की थी और उसी ने यह डेथ सर्टिफिकेट मुझे दिया था। इतना कहकर मैंने सिर घुमाकर वांग मैन्यून की तरफ देखा और बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान दबा। सही कह रहा हूँ ना मैन्यून? वांग मंग मैन्यून के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर वह कहती कि इंसान मरा नहीं था तो फिर डेथ सर्टिफिकेट कैसे बना, और अगर कहती कि इंसान मर चुका था तो दुशियाओमिन कभी यकीन नहीं करती। लेकिन मेरी बात सुनते ही दुशियाओमिन को भी सब समझ आ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाई, तू ही है, तूने मेरी बेटी को मार डाला। मेरी बेटी जिंदा थी, फिर डेथ सर्टिफिकेट क्यों बनाया? अब मेरी बेटी को जिंदा जलाकर राख कर दिया गया। इसकी पूरी जिम्मेदारी तेरी है। उसकी यह बात सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान शौक में जम गया। कर्मचारियों के चेहरे तक सफेद पड़ गए। हे भगवान, ये तो मर्डर है। इतना सुनते ही दो शियाओमिन की आंखें पलट गईं और वो सीधे बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने तुरंत मौका देकर वांग मैन्यून के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में चिल्लाया, मैन्यून, तुम डॉक्टर होकर ऐसा मजाक करती हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी पत्नी मर चुकी है तो मर चुकी है। तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? वांग मैन्यून मेरा थप्पड़ खाकर पूरी तरह सुन रह गई। आसपास के कर्मचारियों को भी लगने लगा कि शायद वो दुख में पागलों जैसी बातें कर रही है, इसलिए सब अपने अपने काम में वापस लग गए। जब तक ल्यू रोयान पूरी तरह राख बन चुकी, मैं गुस्से और दुख का नाटक करते हुए उसकी अस्थियां लेकर क्रिमेटोरियम से बाहर निकल आया। जाते जाते भी मैंने उनसे कहा, तुमने बेवजह माँ को इतना डरा दिया कि वह बेहोश हो गई। अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ रुकर तमाशा नहीं देखना चाहता था, लेकिन मेरे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम थे। घर लौटे ही मैंने लियो रोयान की राख को ड्राइंग रूम में सबसे दिखने वाली जगह पर रख दिया और तुरंत लॉयर से कांटेक्ट किया। फिर मैंने उसकी कंपनी, प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस अपने नाम करवाने की तैयारी शुरू कर दी। पिछले जन्म में मैं दुख में इतना डूब गया था कि जब तक मुझे होश आया कंपनी मेरे हाथ से जा चुकी थी। अगर इस बार भी मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो जैसे ही दुशियामिन होश में आएगी वो सब कुछ हथियाने की कोशिश करेगी। लॉयर चेन रुयान की मौत अचानक हुई है, लेकिन उसने जिंदा रहते फैमिली ट्रस्ट और ओवरसीज अकाउंट्स के बारे में कुछ बातें बताई थी। मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारे कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करके 48 घंटों के अंदर उसकी असली ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालें। फोन के दूसरी तरफ चैन जियान जांग थोड़ा हिचकिचाया। मिस्टर लिन पब्लिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से मिस ल्यू के नाम पर सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज और एक ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट कंसल्टिंग कंपनी है और साथ में करोड़ों का डेट। मैंने ठंडी आवाज में कहा, लॉयर चेन ल्यू रयान इतनी चालाक औरत थी कि वो डिवोर्स लेने के बजाय फेक डेथ करना ज्यादा सही समझी। इसका मतलब साफ है कि वो जिन एसेट्स को बचाना चाहती थी उनकी कीमत उन डे से कहीं ज्यादा है। सब कुछ पता लगाइए, आपकी फी 3 गुना कर दूंगा। कहते हैं ना, ज्यादा रिवॉर्ड मिलने पर लोग जान लगा देते हैं। अगले ही दिन दोपहर में मुझे लॉयर चेन की इनक्रिप्टेड मेल मिल गई। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकला। ल्यू रोयान अपनी तथाकथित मेडिकल कंसल्टिंग कंपनी के जरिए लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट्स ट्रांसफर कर रही थी। उसने वांग मैन्यून के डॉक्टर बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में इलीगल प्रिस्क्रिप्शन फार्मूलाज खरीदे थे और उन्हें कई ऑफशोर कंपनीज के नाम पर छिपा रखा था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि मुझे एक सीक्रेट लॉकर का पता चला जो उसी पुराने गराज के अंदर जब मैंने उस जंग लगी शटर को खोला तो सीधा सड़ी हुई बदबू मेरे चेहरे पर आ गई। यह वही कोना था जहां पिछले जन्म में मैं कभी नहीं गया था। मैंने एक हिडन कंपार्टमेंट खोला। अंदर कोई ज्वेलरी नहीं थी, सिर्फ कैश की गड्डियां और कई क्रिप्टो करेंसी स्टोरेज डिवाइसेस रखे थे। करोड़ों का डेढ़ ल्यू रुयान तो तुम्हारा प्लान था कि मैं कर्ज में डूबकर नरक जैसी जिंदगी जीऊं और तुम करोड़ों के बिटकॉइन लेकर विदेश में जी बोयन के साथ मजे करो। मैंने गिना, सिर्फ वहां रखे कैश ही 20 लाख से ज्यादा थे। मैंने तुरंत बैंक में जमा नहीं कराया, बल्कि उन लोन कंपनीज से कांटेक्ट किया जिनसे ल्यू रोयान ने सबसे ज्यादा उधार लिया था। सूदखोरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका भागना नहीं, उन्हें खरीद लेना होता है। मैंने उन सबके बॉसेस को एक लग्जरी प्राइवेट क्लब में बुलाया। ल्यू रोयान मर चुकी है, डेथ सर्टिफिकेट यहाँ है, आप सब सुन ही चुके होंगे। उनमें से एक बोला, मिस्टर लिन, इंसान मर जाए तो भी कर्ज खत्म नहीं होता। आप फर्स्ट हियर हैं, पैसा आपको चुकाना होगा। मैंने शांत होकर कहा, मैंने कब कहा कि नहीं चुकाऊंगा? यह 2 मिलियन है। सिंसियरिटी के तौर पर पहले इंटरेस्ट दे रहा हूँ, बाकी डेट में मैं लियो रोयान की कंपनी संभालने के बाद लीगल शेयर्स मॉर्गेज करके चुका दूंगा। लेकिन एक कंडीशन है, लियो रोयान की माँ, 2 शियाओमिन और वो आदमी जीबोदा, उनके पास अभी भी उसका हिडन मनी हो सका है। अभी वो हर जगह यह अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने मर्डर किया है ताकि इनहेरिटेंस हथिया सके। अगर वो सफल हो गए तो आप लोगों को एक भी नहीं मिलेगा। एक आदमी बोला, तो आका, मतलब मैंने ठंडे स्वर में कहा, उन्हें मेरे रीपेमेंट प्रोसेस में इंटरफेयर मत करने देना और उन्हें भी डेड कलेक्टर्स का स्वाद झगने दो। अगर उन्हें एविडेंस चाहिए तो पहले उन्हें कर्ज के दलदल में डूबने दो। ल्यू रुयान की कंपनी का नाम था रुयान ट्रेडिंग। नाम सुनने में क्लासी था, लेकिन असल में वो इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का शेल कंपनी थी। कंपनीज संभालने के पहले दिन मैं 12 बॉडीगार्ड्स लेकर पहुंचा। फाइनेंस मैनेजर वांग छिन, जो वांग मम उनकी कजिन थी, डर के मारे सफेद पड़ चुकी थी। मिस्टर लिन, यह रूल्स के खिलाफ है। मैडम ल्यू अभी गुजरी हैं और आप पुराने एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं। मैंने फाइल उसकी तरफ फेंकी। रूल्स, सरकारी पैसे में 381 की गड़बड़ी और फेक इनवॉइसेस। मैनेजर वांग, तुम रूल्स पर बात करोगी या इकोनॉमिक क्राइम ब्रांच में जिंदगी
जिंदगी भर। मैंने ओल्ड स्माइल के साथ कहा, आधा घंटा है, कंप्यूटर से ल्यू रुयान और जीबोदा के सारे ईमेल्स और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स निकाल दो। काम हो गया तो यह पैसा सेवरन पे मान लेना, वरना जेल में अपनी कजिन के साथ रहना। 20 मिनट में मुझे सब मिल गया। उसमें ल्यू रुयान द्वारा इलीगली एसेट्स ट्रांसफर करने के प्रूफ और विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे। जो चीजें उसने फेक डेथ के बाद नई जिंदगी शुरू करने के लिए जमा की थी, वही अब मेरे लिए फ्रॉड और इलीगल एसेट ट्रांसफर के एविडेंस बन चुकी थी। आसमान धुंधला था और मैं बैंक बैलेंस बढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन दिल में कोई भावना नहीं। ल्यू रुयान की प्रॉपर्टीज, डिजिटल एसेट्स और कंपनी शेयर्स मिलाकर कुल वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी और करोड़ों का डेप्ट अब लीगली उसके पर्सनल फ्रॉड डे में बदल चुका था, क्योंकि असली कल्पेट मर चुकी थी और एसेट्स सेटल हो चुके थे। बाकी सारा कर्ज गैरडोर दूसन पर डाल दिया गया। यही मेरा उसके लिए आखिरी गिफ्ट था। पत्नी शुक्रिया, अब मेरे पास पैसा है, घर है, कंपनी है। अब मैं तुमसे भी ज्यादा शानदार जिंदगी जीऊंगा। मैं शराब पीकर सोफे पर ही सो गया। अगले दिन तेज नौ की आवाज से मेरी आंख खुली। दरवाजा खोला तो बाहर वांग। मैंने उन 2 शियामिन और एक आदमी खड़ा था जो मुझसे कुछ साल बड़ा लग रहा था। शायद वही जीव बोधा था जिसे मैंने पिछले जन्म में देखा था। उसके हाथ में 6-7 साल का एक लड़का था जिसकी शक्ल लियो रुयान से मिलती थी, तो यह उनका इलेजिटिमेट सन था। इसी वजह से शादी के बाद वह कभी बचा नहीं चाहती थी। तीनों की आंखों के नीचे काले घेरे थे और पीछे कुछ पुलिस ऑफिसर खड़े थे। दूर शियामिन चिल्लाई, ऑफिसर यही आदमी है जिसने मेरी बेटी को जिंदा जला दी। इसे पकड़ो और इसे भी फर्नेस में झोंक दो। मुझे पहले से अंदाजा था कि यह ड्रामा होगा, बस इतना जल्दी होगा यह नहीं सोचा था। मैंने हेल्पलेस बंधे हुए लंबी सांस ली और डेथ सर्टिफिकेट निकाल कर बोला, ऑफिसर यह मेरी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट है। मेरी सास उसकी मौत सह नहीं पा रही है, शायद मेंटली अनस्टेबल हो गई है। फिर मैंने दुखी चेहरा बनाकर कहा, मेरी और मेरी पत्नी की शादी को 3 साल हुए थे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं नहीं चाहता था कि उसकी बॉडी सड़ जाए, इसलिए मैंने तुरंत क्रिमेशन करा दिया। क्या इसमें मेरी गलती है? दूसरी अमिन गुस्से से कांपते हुए बोली, बकवास मेरी बेटी, तुम जैसे निकम्मे आदमी से नफरत करती थी। अगर उस समय बोधा डिवोर्स ले सका तो रोयान तुमसे कभी शादी नहीं करती। तुम जानबूझकर जल्दी क्रिमेशन करवाई ताकि उसकी कंपनी और इनहेरिटेंस हथिया सको। मैंने कंपनी वालों से कंफर्म किया है। मैंने आंखें लाल करते हुए कहा, माँ आप मुझे गाली दे सकी हैं, लेकिन हमारा प्यार सच था। अगर प्यार नहीं होता तो वो मुझे फर्स्ट हेयर क्यों बनाती? और आप लोग कह रहे हैं कि वो जिंदा थी, तो क्या इतना बड़ा हॉस्पिटल यह नहीं पहचान सका कि कोई इंसान जिंदा है या मर चुका? मैन्यून ने खुद मुझे बताया था कि रुयान ब्रेन डेड थी और उसका दिल भी रो चुका था। कौन जिंदा इंसान ऐसा होता है? दूसरी आमिन तुरंत वांग मैन्यून की तरफ देखने लगी, लेकिन वांग मैन्यून सिर्फ सिर झुकाकर खड़ी रही। अगर वो अब मान लेती कि डेथ सर्टिफिकेट फेक था तो सीधा क्रिमिनल केस बन जाता, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और माहौल पूरी तरह डेडलॉक में बदल गया। शबोदा ने धीरे से डूशमिन का स्लीव पकड़ लिया। डूशमिन चुप हो गई और गहरी सांस लेकर बोली, रुयन सच में मरी नहीं है, मैं रुयन का बॉयफ्रेंड हूँ। सालों पहले मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया, फिर गुस्से में उसने तुमसे शादी कर ली। इस साल मेरा डिवोर्स हो गया तो मैं अपने बच्चे के साथ रुयन को ढूंढने आया। रुयन भी जानती थी कि वो आज भी मुझसे प्यार करती है, इसलिए वो फेक डेथ करके तुम्हें छोड़ना चाहती थी, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में उसका क्रिमेशन कर दोगे। लेकिन तुम रुयन को गलत मत समझना, उसने यह सब सिर्फ तुम्हें हर्ट ना करने के लिए किया था। वो बहुत काइंड वुमन थी। अब रू नहीं रही तो हम बस चाहते हैं कि तुम इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लो ताकि इसे इसका लीगल इनहेरिटेंस मिल सके। मैंने पानी का एक SIV लिया और फिर डूशमिन की टोन कॉपी करते हुए कहा, तुम बकवास कर रही हो माँ, मुझे पता है तुम्हारी और रुयन की रिलेशनशिप अभी अच्छी नहीं थी। मरने से पहले रुयन ने अपनी विल में तुम्हारे लिए एक पैसा तक नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम पता नहीं कहां से एक बच्चा लेकर आई हो और रुयन पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती हो। सही कहा ना? डूशमिन गुस्से से लगभग हट पड़ी, लेकिन पैसों के लिए खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी और रुयान की रिलेशनशिप बहुत अच्छी, यह बच्चा सच में रुयान का ही है, मुझे सब पता है। मैंने तुरंत ल्यू रुयान की विल बाहर निकाली और कहा, माँ अगर तुम्हारा रिश्ता इतना अच्छा था तो इस विल में तुम्हारा नाम तक क्यों नहीं है? सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे नाम क्यों है? डशमिन के पास कोई जवाब नहीं था। जीबोदा भी चुड़ा था क्योंकि वो खुलकर यह नहीं कह सकता था कि ल्यू रुयान ने मेरे नाम प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए छोड़ी थी ताकि सारे डेट्स मेरे सिर आ जाए। मैंने उसके पीछे खड़े बच्चे की तरफ देखा और मन ही मन हंस पड़ा। अब समझ आया कि 3 साल तक परफेक्ट वाइफ बनने का ड्रामा अचानक क्यों बंद हो गया। असल में उसका फर्स्ट लव और बेटा वापस आ चुका था, लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि मैं एक बार मर चुका था। मैंने शांत होकर कहा, अगर तुम बोल रहे हो कि यह बच्चा रुयान का है तो प्रूफ दिखाओ, जैसे लीगली अप्रूव्ड DNA टेस्ट या बर्थ सर्टिफिकेट। जिबोदा और डूशमिन दोनों एक साथ बोले, कोई DNA टेस्ट नहीं है, बच्चा घर पर पैदा हुआ था इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, लेकिन बच्चा रुयन का ही है। मैंने पुलिस की तरफ देखकर कहा, ऑफिसर अब आपको समझ आ गया ना? इन्हें पता है कि मेरी वाइफ का क्रिमेशन हो चुका है, इसलिए यह लोग एक बच्चा लेकर इनहेरिटेंस मांगने आ गए हैं। ऊपर से मुझे मर्डरर भी बोल रहे हैं, लेकिन इनकी बातों में खुद कंट्राडिक्शन है। डूशमिन जल्दी से बोली, मैं बच्चे के साथ DNA टेस्ट करवा सकती, अगर मैं उसकी ग्रैंड मदर निकली तो इससे साबित नहीं होगा कि वो रुयन का बच्चा है। पुलिस ऑफिसर ने सिर हिलाया, नहीं ऐसे प्रूव नहीं होता, इससे सिर्फ यह साबित होगा कि आपका बच्चे से ब्लड रिलेशन है, लेकिन आपका और ल्यू रुयान का रिलेशन ऑफिशियली प्रूव नहीं होता, और अगर हो भी जाए फिर भी यह कंफर्म नहीं होगा कि ल्यू रुयन आपकी अकेली बेटी थी। मैं मन ही मन हंस पड़ा। असल में मैं ल्यू रुयन का जल्दी क्रिमेशन करवाना ही इसलिए चाहता था क्योंकि मुझे इसी सिचुएशन का डर था और अब सच में वही हो रहा था। डशमिन और जिबोदा ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर जिबोदा दांत भी कर बोला, बच्चा किसका है वो मैटर नहीं करता, लेकिन रुयान सच में जिंदा थी और इसी ने रुयान को जलवा दिया। यह मर्डरर है, इसे इनहेरिटेंस नहीं मिलना चाहिए। उसकी बात टेक्निकली सही थी, लेकिन पहले उसे यह प्रूव करना था कि मैं मर्डरर हूँ। मैं अचानक वांग मन की तरफ मुड़ा और कहा, मनन अब तुम बताओ, रुयान
रुयन जिंदा है या मर चुकी है। तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा फैमिली भी है, सोच समझकर जवाब देना। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन मुझे सब याद है। जब रिमेशन फर्नेस स्टार्ट होने वाला था तब तुम और माँ दोनों ने बटन दबाने से मुझे रोका था। अगर रुयन सच में जिंदा थी तो फिर तुम दोनों ही मर्डरर हुए ना। मैंने उनके रोकने वाले एक्शन को जानबूझकर मर्डर अटेम्प्ट की तरह पेश किया। ड्यू शमिन, अभी तुम बकवास कर रहे हो। बोलने ही वाली थी कि तभी वंग मन्यून ने दांत भी कर कहा, रुयन दीदी सच में मर चुकी है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जिबोदा ने अपना फोन उठा लिया और कहा, मुझे पहले से पता था कि तुम लोग झूठ बोलोगे, इसलिए मैं प्रूफ लेकर आया हूँ। उसने फोन में वीडियो चला दी। वीडियो में जिबोदा, लियू रुयान, वमन्यन और डू शमिन चारों सोफा पर बैठकर फेक डेथ का प्लान डिस्कस कर रहे थे। फोन से लियू रुयान की आवाज आई, उस वक्त मैं एनेस्थीसिया ले लूंगी, फिर तुम किसी तरह मेरे हस्बैंड को बेहोश कर देना। उसके बाद उसे बोल देना कि मेरा क्रिमेशन हो चुका है। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। लेकिन वीडियो अधूरी, उसमें वो प्राइवेट डिस्कशन नहीं था जिसमें यह लोग मेरे ऊपर डेट्स डालने की प्लानिंग कर रहे थे। वांग मानियन नीचे बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे बचाए। वह घबरा कर बोली, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। ऐसा लगा जैसे जिबोदा ने राहत की सांस ली हो। उसने कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, सच में तुमने ही रुयान को मारा है, इसलिए तुम्हें जेल जाना चाहिए और उसकी सारी प्रॉपर्टी आंटी की होनी चाहिए। मैं शॉक होने का नाटक करते हुए चुप रहा। थोड़ा इमोशंस बनाने के बाद मैंने बेहद दुखी आवाज में कहा, ऑफिसर, मैं रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता हूँ। इन तीनों ने जानबूझकर मेरी पत्नी की फेक डेथ प्लान की और मुझे कुछ नहीं बताया। उस समय मैं दुख में टूट चुका था, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी पत्नी सच में मरी नहीं थी। यह दोनों जानते थे कि मैं अपनी पत्नी के ऑर्गन्स डोनेट करने वाला हूँ और उसका क्रिमेशन करवाने वाला हूँ, लेकिन इन्होंने जानबूझकर मुझे सच नहीं बताया। इन लोगों ने ही जानबूझकर मुझे मेरी पत्नी का क्रिमेशन करवाने पर मजबूर किया, ताकि बाद में यह लोग किसी बच्चे को लेकर आए और प्रॉपर्टी हड़प सके। मेरी पत्नी मर चुकी थी, इसलिए मैंने नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से उसका क्रिमेशन करवाया। क्या यह भी गलत है? जाहिर सी बात है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उन दोनों ने सोचा था कि सच जानकर मैं टूट जाऊंगा और उनके कंट्रोल में आ जाऊंगा, लेकिन मैं पहले ही एक बार मर चुका था। मैं अब पिछली जिंदगी वाला सीधा और बेवकूफ इंसान नहीं रहा था। जिस पल मेरी दोबारा आंख खुली थी, उसी पल मैंने तय कर लिया था कि आगे का हर कदम कैसे उठाना है। मेरा गला तक बैठ चुका था। मैंने रोते हुए कहा, जब मैं ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता था तब माँ आप भी वहाँ थी। जब आपने डोनेशन रिजेक्ट किया तब आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? अगर सिर्फ डिवोर्स चाहिए था तो क्या मैं मना कर देता? साफ है कि आप लोगों ने ही रुयान को बहकाया, उसे फेक डेथ के लिए तैयार किया और मुझे ऐसा इंसान बना दिया जिसने अपनी ही पत्नी को क्रिमेशन फर्नेस तक पहुंचा दिया। आप लोग कितने निर्दयी हैं। दुशामिन घबरा कर बोली, क्योंकि रोयान ने कहा था कि तुम्हें हर हाल में यकीन दिलाना होगा, इसलिए मैं सिर्फ ऑर्गन डोनेशन रोक सकती थी, सच नहीं बता सकती थी। मैंने तुरंत कहा, तो फिर यह क्या है? जब मैं क्रिमेटोरियम जा रहा था तब तुम लोगों ने मुझे फोन किया था। इसका मतलब तुम्हें पता था कि मैं रुयान का क्रिमेशन करने जा रहा हूँ। उस समय मैं इतना दुखी था कि फोन नहीं उठा पाया, लेकिन तुम मैसेज तो भेज सकती थी। और जब हम क्रिमेटोरियम पहुंचे तब भी रुयान का क्रिमेशन शुरू नहीं हुआ था। फिर तुम लोगों ने सच क्यों नहीं बताया? उल्टा सबके सामने जानबूझकर फर्नेस का बटन दबा दिया। दुशामिन और वांग मानियन पूरी तरह चुप हो गई, लेकिन मैं सच्चाई जानता था। उन्हें पूरा भरोसा था कि सब कुछ समय पर हो जाएगा। बस अगर क्रिमेटोरियम में थोड़ी देर के लिए मुझे दूर कर दें तो उनका प्लान सफल हो जाएगा। आखिर रिस्क लेकर ही तो लोग अमीर बनते हैं। आखिरकार यह पूरा ड्रामा बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। हर कोई अपनी अपनी बात को सही साबित कर रहा था, इसलिए पुलिस हम सबको स्टेशन ले गई और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक टेम्परेरी कस्टडी में रखा। कुछ दिनों की जांच के बाद पुलिस को पता चला कि मैं सच में एक बेहद सीधा साधा हस्बैंड था, जिसे अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं कभी लियू रुयान के बिजनेस ट्रिप्स या पार्टीज के बारे में सवाल नहीं करता था, कभी उसका फोन चेक नहीं करता था। पुलिस ने मेरे नेबर्स, दोस्तों और कोलीग से पूछताछ की, घर के सीसीटीवी फुटेज भी देखे और कंफर्म किया कि हम दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह रहते थे। हमारे बीच कभी लड़ाई तक नहीं हुई थी। पुलिस को तो यह पता नहीं हो सका था कि मैं रिप्थ लेकर आया हूँ। मौजूदा सबूतों के हिसाब से ऐसा हस्बैंड अपनी पत्नी को अचानक क्यों मारेगा? दूसरी तरफ दुशाउन, वांग मानियन और जिबोदा की बातों में ढेर सारे लूप होल्स थे। उनके पास कई मौके थे मुझे यह बताने के कि लियू रुयान जिंदा है, लेकिन उन्हें जानबूझकर तब तक इंतजार किया जब तक उसका कथी। खासकर वांग मानियन और दुश्मन ने अपनी आंखों से लियू रुयान को फर्नेस में जाते देखा, फिर भी सच नहीं बताया और खुद बटन तक दबा दिया। भले ही वे कह रहे थे कि यह एक्सीडेंट था, लेकिन कौन यकीन करता? ऊपर से शुरुआत से ही फेकडलैंड बेहद खतरनाक और सस्पिशियस थी। आखिर इन्वेस्टिगेशन का फाइस रिजल्ट यह निकला कि मैं सिर्फ एक बेगुनाह और दुखी हस्बैंड था जिसने अपनी पत्नी खो दी, जबकि बाकी तीनों पर मर्डर कॉन्स्पिरेसी का केस बन गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। बेल पर और बाहर आने के बाद भी दुशामिन और जिबोदा माने नहीं। वे बार बार लोगों को मेरे पास ट्रबल करने भेजते रहे। पहले मैंने सोसाइटी मैनेजमेंट से कंप्लेंट की, फिर पुलिस से, लेकिन वे लोग जों की तरह पीछे पड़े रहे। आखिरकार मैंने लियू रुयान की प्रॉपर्टी से 100 बॉडीगार्ड्स हायर कर लिए और उन्हें साफ आदेश दिया, अगर कोई फिर ट्रबल करने आए तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सबको इतना मारो कि हॉस्पिटल पहुंच जाए। ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन ही तो देना पड़ेगा। इसके बाद दुश्मन और जिबोदा तो बच गए, लेकिन जिन लोगों को वे भड़का
कर लाते थे उनकी हालत खराब हो गई। हॉस्पिटल का पूरा महीने का केबीआई उन्हीं लोगों से भर गया। आखिरकार कोई भी उनके लिए लड़ने को तैयार नहीं हुआ। दोनों बस गुस्से में मुझे घूरते रहे थे और मैं उनके सामने लग्जरी लाइफ एंजॉय करता। शैंपेन, एक्सपेंसिव कार्स, खूबसूरत लड़कियां। मैंने पिछली जिंदगी की हर कमी पूरी कर ली। ये सब देखकर दुशामिन और जी बोदा जल भुनकर पागल हो गए। आखिर 3 महीने बाद कोर्ट का फैसला आया। तीनों मर्डर कंस्पिरेसी में गिल्टी पाए गए और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर पहुंची तो दुशाओमिन ने वहीं सुसाइड ड्रामा शुरू कर दिया। वह बालकनी पर चढ़कर जंप करने की धमकी देने लगी। वह चिल्ला रही थी कि मैंने अपनी पत्नी को मारा है, मैं जानवर से भी बदतर हूं, पुलिस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है। नीचे क्राउड बढ़ता जा रहा था। दुशामिन को लगा कि लोग उसकी साइड लेंगे। वह रो रो कर इमोशनल स्पीच देने लगी। लेकिन करीब 1 घंटे बाद नीचे से किसी ने चिल्ला कर कहा, कूदना है तो कूद, ड्रामा मत कर, हमारा टाइम वेस्ट मत कर। ये सुनते ही दुशाओमेन गुस्से से उछली, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह सीधे नीचे गिर गई। तो आखिरकार लालच, झूठ और फेक डेथ के इस खेल का अंत हो ही गया जिसने दूसरों के लिए जाल बिछाया। आखिर में वही अपने ही जाल में फंस गया। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।